नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम ORF का डिस्कस करेंगे, इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित SD मुनि का वो आर्टिकल है। और लास्ट इशू हम डिस्कस करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के स्कोप एंड सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में सेक्शन 5 ये कहता है, अगर इंटरफेथ कपल मैरिज कर रहा है, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग धर्मों के हैं और वो मैरिज कर रही हैं, तो उनको मैरिज करने से पहले 30 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है मैरिज ऑफिसर को। और सेक्शन 6 ये कहता है कि मैरिज ऑफिसर उस नोटिस को पब्लिसाइज करता है, यानी जनता के सामने रखता है। और सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कि पब्लिक उस नोटिस पर, उस मैरिज पर ऑब्जेक्शंस रेज कर सकती हैं। ये हैं सेक्शन 5, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। कौन से एक्ट के? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के। अभी हाल ही में क्या हुआ, यूपी में एक मुस्लिम महिला जिसने हिंदू मैन के साथ शादी की थी, उसके द्वारा कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि ये 30 दिनों का एडवांस नोटिस देने का जो प्रोविज़न है, ये मेरे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है 2017 की पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के बाद। तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के इन प्रोविजंस को एग्जामिन किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा और जजमेंट दी गई कि ये 30 दिनों का एडवांस नोटिस देने का जो प्रोविज़न है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, ये गलत है। अब इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ऑप्शनल बना दिया गया है, यानी कपल की मर्जी है कि वो 30 दिन का नोटिस देना चाहते हैं एडवांस में या फिर नहीं देना चाहते हैं। मतलब ये नोटिस देना अब मैंडेटरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब बात करें इस जजमेंट के सिग्निफिकेंस की। देखो, जस्टिस विवेक चौधरी ने यह वर्डिक्ट देते हुए कहा, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 था, ये 1872 के एक एक्ट से लिया गया था। तो ऑलमोस्ट 150 साल पहले जो परिस्थितियां थी, आज वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है और काफ़ी सारे ऐसे राइट्स जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, अब ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए ये जो एडवांस 30 डेज नोटिस देने का जो प्रोविज़न था, ये राइट टू लिबर्टी के अगेंस्ट है और राइट टू प्राइवेसी के भी अगेंस्ट है। जस्टिस विवेक चौधरी ने ये जजमेंट देते हुए कहा, देखो, कानून ऐसे होने चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करें, ना कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, हर एक कपल को अपना मैरिज पार्टनर चुनने का अधिकार है, हर एक पर्सन को अपना मैरिज पार्टनर चुनने का अधिकार है, बिना किसी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के इंटरफेरेंस के। देखो, स्टेट एक्टर इंटरफेरेंस की जो बात बोली गई जस्टिस विवेक चौधरी के द्वारा, ये एक प्रकार से इशारा है, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे स्टेट्स में लव जिहाद बेस्ड जो कानून आए हैं उनकी तरफ। जैसे यूपी की हम बात करें, यूपी में जो एंटी कन्वर्जन लॉ आया है हाल ही में, उसमें अगर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन होता है मैरिज के थ्रू, तो इसे अनलॉफुल करार दिया गया है। इसके साथ साथ यूपी के एंटी कन्वर्जन लॉ में मैरिज से पहले अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शादी करते हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एडवांस में 60 डेज का नोटिस देना है। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट में तो 30 डेज के नोटिस का प्रावधान था और यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ उसमें तो बल्कि दिनों की संख्या और भी इंक्रीज कर दी गई है। और
60 डेज का नोटिस देने के बाद जो डीएम है वो प्रॉपर इंक्वायरी करवाएंगे कि कन्वर्जन का साफ साफ रीजन क्या है। पिछले साल नवंबर में यूपी का ये जो एक्ट है वो लागू हो चुका है और अभी तक यूपी पुलिस के द्वारा 54 अरेस्ट हो चुकी हैं इस कानून के अंतर्गत। इन्हीं परिस्थितियों में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है वो सिग्निफिकेंट है। वैसे देखो, यूपी के इस एंटी कन्वर्जन लॉ को फिलहाल चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और उम्मीद ये की जाती है सुप्रीम कोर्ट जब यूपी के एंटी कन्वर्जन लॉ पर सुनवाई करेगा तो उस समय काफ़ी सारे जो प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट्स आए हैं पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में, जैसे 2017 का आधार रूलिंग, पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 की, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया था। इसके अलावा 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाडिया केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक स्टूडेंट को पूरा अधिकार है अपना पार्टनर चूज करने का, ये उसकी एसेंशियल फ्रीडम का पार्ट है। तो इन सभी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट यूपी के कन्वर्जन लॉ पर अपना वर्डिक्ट देगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उससे संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। अभी फिलहाल नेपाल में क्या सिचुएशन है। देखो, नेपाल के प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले तक थे केपीएस ओली और अभी भी हैं केपीएस ओली, लेकिन फ़र्क आ गया है। फ़र्क क्या आ गया है? नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने नेपाल की पार्लियामेंट को डिसोल्व करवा दिया। हालांकि अभी समय बाकी था पार्लियामेंट के टर्म को पूरा होने में, लेकिन ऐसी खबरें आ रही थीं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी में से केपीएस ओली को निकाला जा सकता है और उनको प्रधानमंत्री पद से भी हटाया जा सकता है। तो उन्होंने पहले से ही एक्ट करते हुए पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया और अपने आप को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट कर दिया। तो जब तक कि नए इलेक्शंस अभी नहीं हो जाते हैं, केपीएस ओली नेपाल के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं नहीं। तो नेपाल की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो विरोध कर रही हैं कि ये गलत है, ये नेपाल के संविधान का वायलेशन है। वैसे देखो, 2018 में दो जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं उनका आपस में मर्जर हो गया था नेपाल में। एक को लीड कर रहे थे केपीएस ओली और दूसरी को लीड कर रहे थे कमल दहल प्रचंडा। दोनों में ये एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल तक हम पीएम रहेंगे। तो 2.5 साल का इनका कार्यकाल पूरा हो गया केपीएस ओली का। अब कमल प्रचंडा के पीएम बनने की बात आई तो केपीएस ओली ने मना कर दिया। तो वही लीड कर रही हैं कि नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी से केपीएस ओली को निकाला जाए और काफ़ी ज़्यादा असंतोष भी है केपीएस ओली के अगेंस्ट। इंडिया की बात करें, नेपाल के साथ तो देखो हमारा स्पेशल रिश्ता है, बॉर्डर भी ओपन है, लेकिन अभी तक नेपाल के इस पॉलिटिकल क्राइसिस में इंडिया ने इंटरफेयर नहीं किया है, क्योंकि आमतौर पर नेपाली पार्टीज़ ये आरोप लगाती हैं कि इंडिया हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन करता है और हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। लेकिन इंडिया ने इस बार इंटरफेयर नहीं किया है। बट इंडिया को डर ये है, अगर इंडिया नहीं इंटरफेयर करेगा तो चाइना मीडिएट करवाने की कोशिश करेगा, नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी में थोड़ी सुलह करवाने की कोशिश करेगा। इससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल में वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इंडिया के लिए आगे कुआ पीछे खाई जैसी सिचुएशन है। अगर इंडिया थोड़ा मीडिएट करवाने की कोशिश करे तो आरोप लगता है कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया बिग ब्रदर की तरह एक्ट कर रहा है। ना करे तो इंडिया को डर ये है कि चाइना आ जाएगा, फिर इंडिया का रोल चाइना ले लेगा नेपाल में। तो थोड़ी डायलेमा वाली सिचुएशन रहती है इंडिया के लिए। अगर देखो बात करें करंट इश्यूज क्या हैं इंडिया और नेपाल के बीच, बार बार देखो नेपालीज जो पार्टीज़ हैं उनके द्वारा मांग की जाती है कि 1950 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है इंडिया की नेपाल के साथ उसे रिवाइज कर दिया जाए। ऐसी ही ट्रीटी इंडिया ने भूटान के साथ साइन की थी, लेकिन वो ट्रीटी 2007 में रिवाइज हो चुकी है। बट नेपाल के साथ ये ट्रीटी रिवाइज नहीं हो पा रही है क्योंकि एक कोई ड्राफ्ट ही नहीं आ पा रहा है, कोई सहमति नहीं बन पा रही है कि नई फ्रेंडशिप ट्रीटी का स्वरूप क्या होना चाहिए। नेपाल की जो पार्टीज़ हैं वो बोलती तो बहुत हैं, लेकिन इस ट्रीटी को रिवाइज करने के लिए ग्राउंड पे उनके द्वारा कदम आवश्यक जो चाहिए वो नहीं लिए जाते हैं। मतलब इस ट्रीटी का वो इस्तेमाल करती हैं इंडिया के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट जो बॉर्डर इशू इमर्ज होके आया, ये भी एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से टेंशन्स क्रिएट हो गई इंडिया और नेपाल के बीच। देखो, काला पानी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इस इशू ने नेपाल के लोगों में थोड़ी बहुत इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स पैदा कर दिए और इसी का फ़ायदा उठाते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने थोड़े इशू को डाइवर्ट करने के लिए एक नया मैप अडोप्ट करवाया नेपाल की पार्लियामेंट के थ्रू, जिसमें दिखाया गया काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा, ये सब नेपाल के अंडर आते हैं। चूंकि इन सभी पॉइंट्स को इंडिया के द्वारा भी क्लेम किया जाता है, तो इस इशू की वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स आ गई। उसके बाद नेक्स्ट इशू है इंक्रीजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। देखो, 2015 में जो अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा था इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, उसके बाद से नेपाल काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया है चाइना के, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार नेपाल में बढ़ता जा रहा है। जब ये दो लेफ्ट पार्टीज़ का मर्जर हुआ था और एक पार्टी बनी थी नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी 2018 में, कहा यह जाता है चाइना का बड़ा रोल रहा इन दो लेफ्ट पार्टीज़ के आपस में मर्जर के और एक ही कम्युनिस्ट पार्टी के बनने में। और चाइना की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रखती थी इस गवर्नमेंट के ऊपर। इससे हुआ क्या, इंडिया जो पहले नंबर 1 इन्वेस्टर हुआ करता था नेपाल में, इंडिया को रिप्लेस करके चाइना नंबर 1 इन्वेस्टर बन गया नेपाल में। चाइना का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नेपाल के ऊपर, ये बात इसी से पता लगाया जा सकता है कि अभी जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं नेपाल में, इन क्राइसिस में चाइना ने अपने आप ही मीडिएटर का रोल जो है वो अपना लिया है। यहाँ पर देखो, सेल्फ एज्यूम्ड रोल एज मीडिएटर, मतलब चाइना ने खुद ही एज्यूम कर लिया है कि उसे मीडिएटर की भूमिका निभानी है नेपाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुए हैं इस सिचुएशन में। वे फॉरवर्ड की बात करें, देखो, हर कोई देश चाहता है कि पड़ोसी देशों में उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो। जैसे पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान में उसका इन्फ्लुएंस हो, यूएसए भी चाहता है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में उसका इन्फ्लुएंस हो। तो इंडिया के द्वारा भी ये इच्छा रखना कि नेपाल में उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ये रियलिस्टिक सोच है। बट इसे बरकरार रखने के लिए इंडिया को नेपाल के साथ अपने टाइज को रिकैलिब्रेट करना होगा, फिर से मेजर करना होगा। सबसे पहले तो देखो, इंडिया को रेड लाइंस ड्रा करनी होगी। वैसे नेपाल को एक लंबी लाइन देनी चाहिए इंडिया को, जो भी रिश्तों में छोटी मोटी टेंशन्स आती हैं, नेपाल के कंसर्न्स हैं, उन्हें एकोमोडेट करना चाहिए। बट कहीं तो देखो लाइन ड्रा करनी होगी। ऐसा नहीं कि चाइना नेपाल में आके मनमानी करे और इंडिया आंख पे आंख बंद करके बैठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंडिया को एक लक्ष्मण रेखा ड्रा करनी होगी कि भाई आप इससे आगे जाओगे तो मतलब आप हमारे कंसर्न्स को इग्नोर कर रहे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा इंडिया को नेपाल को साफ साफ बताना होगा। इसके बाद वे फॉरवर्ड में इकोनॉमिक मेजर्स की बात की जाती है। देखो, अभी फिलहाल नेपाल का इंडिया में एक्सपोर्ट है $1 बिलियन का, जबकि नेपाल इंडिया से $8 बिलियन की वैल्यू का इंपोर्ट करता है। तो ट्रेड सरप्लस है इंडिया की तरफ से और नेपाल की तरफ से ट्रेड डेफिसिट है। तो इंडिया को थोड़ा देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं जो इंडिया नेपाल से इंपोर्ट कर सकता है, ताकि नेपाल को भी अच्छा लगे कि हाँ, इंडिया भी काफ़ी लिबरल है नेपाल से इंपोर्ट के मामले में। इंडिया भी नेपाल को एक मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ नेपाल में इंडियन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहिए इंडिया को, कुछ इंडस्ट्रीज़ में, खास करके हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, जिससे नेपाल का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वो इंक्रीज हो। कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं, जैसे पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ऐसा इंडिया को इंश्योर करना चाहिए नेपाल के साथ बातचीत करके, नेपाल के साथ मिलकर। नेक्स्ट है कोऑपरेशन बिटवीन बोथ आर्मीज। जैसा देखो हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनको नेपाल की आर्मी के द्वारा ऑनरेरी जनरल का तमगा दिया जाता है। उसी प्रकार से इंडिया की आर्मी के द्वारा नेपाल की आर्मी के चीफ को ऑनरेरी जनरल का टैग दिया जाता है। दोनों देशों की आर्मी के बीच काफ़ी सहयोग होता है। नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया की आर्मी में काम कर सकते हैं। एक अलग से रेजिमेंट भी है, गोरखा रेजिमेंट, और इसके साथ साथ बहुत से जो रिटायर्ड इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैं वो नेपाल के थे, वो अभी भी नेपाल में रहते हैं और उनकी पेंशन जाती है। अलग से उनकी पेंशन देने के लिए इंडिया की आर्मी ने नेपाल में ऑफिसेज भी बना रखे हैं। तो आर्मीज के बीच काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन होता है।
जब 2015 में ऑफिशियल जो अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा था, तो उस समय भी सिचुएशन को सुलझाने के लिए दोनों देशों की आर्मीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आर्मीज के बीच कोऑपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए। ये हमने बात की, वे फॉरवर्ड की। कंक्लूजन में कहा जा सकता है इंडिया को अपने पत्ते नेपाल में काफ़ी ध्यानपूर्वक खेलने चाहिए और कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे कि लोगों में इंडिया के प्रति नफरत भरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हों। इसके अलावा इंडिया को पीपल ड्रिवन पॉलिटी को सपोर्ट करना चाहिए, यानी लोग जो चाहते हैं उसे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक जो स्पेस है वो वापस हासिल कर सके नेपाल में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और नेपाल रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, फूड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हो? जब देखो एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री, फिशिंग सेक्टर या फिर इन्हीं से संबंधित दूसरे सेक्टर्स के रॉ प्रोडक्ट्स की इस प्रकार से प्रोसेसिंग की जाती है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनकी जो ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, और चेंज होने के बाद रॉ प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू हो और जो बिल्कुल उचित हो एनिमल और ह्यूमन कंजप्शन के लिए। जैसे देखो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डेयरी सेक्टर का रॉ प्रोडक्ट क्या है? डेयरी सेक्टर का रॉ प्रोडक्ट है मिल्क, यानी दूध। दूध की हम इस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं, दूध की जो फिजिकल और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं और दूध एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू हो और जो बिल्कुल उचित हो ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन के लिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बटर। दूध से हम बटर तैयार करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? दूध की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो इस इंडस्ट्री को आप क्या कहोगे? ये एक एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देखिए। सोयाबीन ऑयल, मीट पैकेजिंग, चीज़, बटर, कॉटन सीड ऑयल, केन शुगर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो, एक चीज़ आप याद रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग जब हम करते हैं किसी रॉ प्रोडक्ट की, तो रॉ प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऐड की जा सकती है, मतलब वैल्यू एडिशन हो सकता है, फूड एडिटिव ऐड कर सकते हैं, रॉ प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम रॉ प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ भी अगर इंक्रीज करते हैं तो वो भी फूड प्रोसेसिंग में शामिल होगा। समझ गए? मतलब हम रॉ प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, या फिर उसमें कुछ ऐड करते हैं, सब कुछ ये सारी जो चीज़ें हैं वो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की? सिग्निफिकेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहला पॉइंट ये है, इकोनॉमी के दो अहम पिलर्स के बीच लिंकेज इस्टेब्लिश करने का काम करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इकोनॉमी का एक पिलर एग्रीकल्चर और दूसरा पिलर इंडस्ट्री, दोनों के बीच लिंकेज इस्टेब्लिश करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर के रॉ प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग इस प्रकार से की जाती है कि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है इस इंडस्ट्री पर ध्यान देके। और हमने ये भी डिस्कस किया था, जो एनिमल रियरिंग है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है किसानों की इनकम को डबल करने की डायरेक्शन में। नेक्स्ट, रिड्यूस मालन्यूट्रिशन। अब देखो, रॉ प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग इस प्रकार से की जाती है कि आवश्यक जो विटामिन्स या फिर मिनरल्स हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, और बाद में बच्चे या फिर अडल्ट्स जब उनको कंज्यूम करते हैं तो उनको आवश्यक न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है, मालन्यूट्रिशन की समस्या को रिड्यूस करने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रोल काफ़ी अहम हो सकता है। रिड्यूस फूड वेस्टेज। अगर देखो, फूड प्रोसेसिंग इस प्रकार से होती है कि प्रोडक्ट्स की जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो फूड वेस्ट होना काफ़ी कम हो जाएगा। अभी तो देखो, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, अगर कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता तो फूड की वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है और लंबे समय तक इन्हें स्टोर करके रखा जाता है, तो वेस्टेज जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, बूस्ट ट्रेड एंड अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। जैसे देखो, बासमती राइस है, बासमती राइस की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है मिडिल ईस्ट में, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं
कुछ वैल्यू एडिशन करके या फिर सेल्फ लाइफ इंक्रीज करके, तो इससे हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू जो है वो प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, कर्बिंग माइग्रेशन। अभी देखो ग्रामीण इलाकों से लोग जाते हैं शहरों की तरफ रोजगार प्राप्त करने के लिए, जबकि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं ये तो रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, और वहाँ पर अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होंगी तो लोकल जो युवा लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे शहरों में। तो माइग्रेशन के फेनोमेनन को कर्ब करने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, कर्बिंग फूड इन्फ्लेशन। अब मान लीजिए देखो फूड प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई है, तो उन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है, और जब उनके दाम मार्केट में बढ़ जाते हैं तो उन्हीं स्टोर्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा जा सकता है, इससे महंगाई नहीं आएगी। लेकिन अगर सेल्फ लाइफ कम होगी तो सोच के देखिए, स्टोर करके नहीं रखा जा सकेगा और एकदम से इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो फिर इन्फ्लेशन को कम करना मुश्किल साबित होगा। नेक्स्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी ज़्यादा होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से, क्योंकि देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में तरह तरह के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, तो किसानों के पास भी एक इंसेंटिव रहेगा उन प्रोडक्ट्स को उगाने का, क्योंकि उनकी डिमांड होगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से, किसान अपने उन प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकेगा अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को अच्छे से डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, इन्हेंसेस द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड। सिंपल सी बात है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग इस प्रकार से होगी कि क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव की जा सकती है, और टेस्ट जो है फूड का वो भी इंप्रूव किया जा सकता है आवश्यक एडिटिव्स ऐड करके। कंज्यूमर की जो चॉइस है वो भी इन्हेंस की जा सकती है। आज के समय में देखो ये स्टोरेज का ही कमाल है कि साउथ इंडिया के प्रोडक्ट्स नॉर्थ इंडिया में बिकते हैं, नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया में बिकते हैं, इवन जो फॉरेन कंट्रीज़ के रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंडिया में अवेलेबल हैं, और इंडिया के प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से। अब हम स्टेटस जानते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का फिलहाल स्टेटस क्या है। देखो वर्ल्ड में इंडिया का जो नंबर है वो सेकंड है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन में, मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। बट प्रॉब्लम देखो ये है, जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसका सिर्फ 2% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग हो पाती है। प्रोसेसिंग हमारे देश में काफ़ी कम होती है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी कम है हमारे देश में। 8% मैरीन प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग हो पाती है, 35% मिल्क की प्रोसेसिंग हो पाती है, 6% पोल्ट्री प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग हो पाती है। लाइव स्टॉक यानी पशुओं की पॉपुलेशन हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड में जितनी भैंस हैं उसका टोटल 50% भैंस सिर्फ इंडिया में है। वर्ल्ड में टोटल जितने कैटल हैं उसका 20% कैटल इंडिया में है, लेकिन फिर भी सिर्फ 1% मीट की प्रोसेसिंग हो पाती है, उनको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और 75% जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है फिलहाल हमारे देश में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी कम है। ये देखो कुछ कैटेगरीज हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, सीरियल या फिर पल्स मिलिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चलती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की हमारे देश में? देखो प्रॉब्लम्स को आप अलग अलग कैटेगरी पर देख सकते हो। फार्म लेवल प्रॉब्लम्स, मतलब खेत में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है किसानों को। सिंपल है, आप लिख सकते हो फार्म प्रोड्यूस काफ़ी कम होती है, मतलब ईल्ड जो है, पैदावार जो है काफ़ी कम होती है, किसानों को रिटर्न्स कम प्राप्त होते हैं, और मटेरियल रिसोर्सेज का अभाव रहता है। आवश्यक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए अभी भी फार्मिंग के लिए काफ़ी पुराने मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, मतलब बीज अच्छे नहीं होते, फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं होते, वेदर काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर रहता है, कभी बारिश ज़्यादा आ गई कभी कम आ गई, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती किसानों के पास, उनको जल्द से जल्द अपनी प्रोड्यूस को मंडी में बेचना पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फार्म लेवल पे किसानों को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर प्रॉब्लम्स इस प्रकार से हैं, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए वो अपर्याप्त हैं, इनएडुकेट हैं,
और फार्म प्रोड्यूस मतलब किसान अपनी जो फसल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनकी क्वालिटी देखो हमेशा सेम नहीं रहती। कई किसानों की प्रोड्यूस की क्वालिटी अच्छी होती है, कईयों की अच्छी नहीं होती है, कुछ थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फाइनेंसिंग के एस्पेक्ट से देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स आती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। अगर देखो दूसरे देशों से कुछ रॉ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है तो उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा लगती हैं। रॉ मटेरियल और पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पैकेजिंग की कॉस्ट तो देखो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से जो फूड प्रोसेसिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल नहीं हो पाती, क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज वाला। उसके बाद इनफ्रीक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स जहाँ पर चीज़ों को जमा के रखा जा सकता है, रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी उपलब्ध हो, वो कंटेनर्स उपलब्ध नहीं होते। तो ये उपलब्ध नहीं होते तो फिर एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है या फिर इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। देखो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, जो बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे आईटीसी, वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेती हैं, लेकिन सोच के देखिए छोटी छोटी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो गांव में हैं, वो टीवी में एडवर्टाइज नहीं कर पाती, वो रेडियो में एडवर्टाइज नहीं कर पाती, तो उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। और डोमेस्टिक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे देश में, क्योंकि इनकम लेवल ज़्यादातर लोगों का कम है, तो वो प्रोडक्ट्स जिनकी प्रोसेसिंग हुई है वो ज़्यादा बिक नहीं पाते। ये पॉइंट आगे भी आएगा कि डोमेस्टिक मार्केट जो है वो हमारे देश में कम है। सबसे लास्ट में कंज्यूमर किस बात से परेशान रहते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं। वो कहते हैं देखो जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, यानी जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते। प्राइस वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, कभी प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं, कभी महंगे मिलते हैं, और सीजनल प्रोडक्ट्स पर अभी भी डिपेंडेंस है। लास्ट में जो सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे थोड़ी बहुत जिनकी प्रोसेसिंग हुई हो और थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ती हो, ऐसे प्रोडक्ट्स की वैरायटी जो है काफ़ी कम है। जैसे देखो आजकल बने बनाए पराठे बिकने लगे हैं, बनी बनाई मैगी बिकने लगी है, तो ये सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं कि थोड़ी बहुत इनकी प्रोसेसिंग हुई है, आपको गर्म करना है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में वैरायटी कम है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे प्रोडक्ट्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हम जानते हैं रीजंस क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे देश में उतनी ग्रो नहीं कर पाई है जितना स्कोप है। पहला पॉइंट देखो ये है, ज़्यादातर हमारे देश में जो जनता है उनका इनकम लेवल कम है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते प्रोसेस्ड फूड्स को, क्योंकि प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं वो महंगे बिकते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, पैकेजिंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनकी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनली देखो हमारे देश की जनता फ्रेश फूड को ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय इसके कि पैकेज्ड फूड, जबकि यूएसए वगैरह में आपने देखा होगा कि रेडीमेड यानी जो प्रिजर्व फूड है, पैकेज्ड फूड, वो काफ़ी चलता है। नेक्स्ट रीज़न ये है स्लो ग्रोथ का कि हमारे देश में देखो फूड हैबिट्स का कोई नेशनल करेक्टर नहीं है। रीजन टू रीजन जो फूड हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। साउथ इंडिया में कुछ अलग चलता है, नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग चलता है, ईस्ट इंडिया में अलग, वेस्ट इंडिया में अलग। लेकिन अच्छी बात यह है कुछ प्रकार के जो खाने हैं अब वो नेशनलाइज होते जा रहे हैं। जैसे देखो फास्ट फूड जो है, जैसे समोसा वगैरह, ये अब देश में कहीं भी मिल जाता है। उसी प्रकार से कुछ वेस्टर्न फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये भी पूरे देश में अब मिलने लग गए हैं। इवन देखो कुछ आइटम्स हर एक कल्चर के इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि वो अब देश के ऑलमोस्ट हर कोने में मिलने लगे हैं। जैसे पंजाबी खाना है, छोले चावल, राजमा चावल, ये साउथ इंडिया में भी आसानी से एक्सेसिबल हैं, जबकि साउथ इंडिया के प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल इडली, डोसा, ये अब नॉर्थ इंडिया में और देश के दूसरे कोनों में भी एक्सेसिबल हैं। तो मतलब हमारी जो कुछ फूड हैबिट्स हैं वो अब नेशनलाइज होती जा रही हैं। इवन चाइनीज़ फूड भी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट रीज़न ये है स्लो ग्रोथ का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम्युनिकेशन अभी भी पुअर है। नेक्स्ट, नो रिलायबल कोल्ड चेन। कोल्ड चेन अगर देखो अवेलेबल हो तो प्रोडक्ट्स को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आइसक्रीम्स, इनको स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए।
बट ऐसी कोल्ड चेन्स, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे देश में उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन इज़ अनअफोर्डेबल। देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट कर सकें, मॉडर्नाइजेशन को अडोप्ट कर सकें। बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फिर भी अफोर्ड कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वालमार्टाइजेशन अभी भी हमारे देश में काफ़ी कम है। वालमार्टाइजेशन का क्या मतलब है? देखो वालमार्ट मतलब सुपरमार्केट। होता क्या है, अभी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप उस चीज़ को परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हो, बट आपने कभी ध्यान दिया होगा आप सुपरमार्केट में जाते हो, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट में, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखते हो। अगर देखो आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास पैसा है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप ऐसे भी खरीद लोगे जिनकी आपको आवश्यकता नहीं थी। मतलब आप गए तो कोई और चीज़ परचेज करने थे, लेकिन वो प्रोडक्ट्स आपको दिख गए, आपने उन प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर लिया। तो इस चीज़ को कहते हैं वालमार्टाइजेशन। मतलब कंज्यूमरिज्म जो है वो बढ़ता है वालमार्टाइजेशन से, यानी सुपरमार्केट से। तो यूएसए में सुपरमार्केट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा वो सेल भी करते हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी सुपरमार्केट कल्चर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आया है। सुपरमार्केट हैं इंडिया में, ज़्यादातर शहरों तक सीमित हैं, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो छोटे दुकानदारों से सामान काफ़ी ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लोग जो है वो जल्दी से विश्वास नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये जो प्रोसेस्ड फूड हम खरीदेंगे तो इससे सेहत पर नुकसान पड़ सकता है। नेक्स्ट, लो वैल्यू एडिड इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान देखो वैल्यू एडिशन जो है काफ़ी कम होता है। अब फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन तो होना चाहिए ना, तभी तो जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से होगी, लेकिन वैल्यू एडिशन कम होता है। लो कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर्स की जो अवेयरनेस है न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में वो काफ़ी कम है। तो ये भी एक रीज़न है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उनकी ग्रोथ कम है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी टू कंट्रोल क्वालिटी एंड सेफ्टी। अभी देखो बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश में चलती हैं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, लेकिन सरकारी जो मशीनरी है उनका रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पाती। तो अच्छे से नहीं कर पाती, कई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते और बदनाम हो जाती हैं सारी इंडस्ट्रीज। तो क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है ताकि एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी की वजह से, फैक्ट्री की वजह से बाकियों का नाम खराब ना हो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सजेशंस। सजेशंस देखो सिंपल है, अगर आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता है तो सजेशंस तो आप दे सकते हो। स्टोरेज कैपेसिटी इन्हेंस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ट्रांजिशन होना चाहिए। अभी 3-4 क्रॉप्स को ज़्यादा उगाया जाता है, जैसे राइस, वीट, मेज़। बजाय इसके आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ और उन क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। किसानों को सपोर्ट दिया जाए ताकि किसान ऐसी फसल प्रोड्यूस करे जिनका यूटिलाइजेशन हो सके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। इस चीज़ को कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज। मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्ड कैसे प्रोडक्ट्स हासिल कर, रॉ प्रोडक्ट हासिल कर रही है किसानों से। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका एग्जांपल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब पहले से फूड प्रोसेसिंग कंपनी और फार्मर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हमें इतना सामान चाहिए, इतना आलू चाहिए या फिर प्याज चाहिए और हम इसकी इतनी कीमत देंगे। तो इससे किसानों को भी सिक्योरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 लेवल पे स्किल देने की आवश्यकता है। एक तो देखो एग्रीकल्चर फार्म्स में, वहाँ पर देखो खेती में बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैदावार अच्छी हो। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में भी जो फूड की प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे भी स्किल देने की आवश्यकता है ताकि प्रोसेसिंग अच्छे से हो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, सरकार भी इन्वेस्टमेंट करे और सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंकरेज करे कि भैया आप भी इन्वेस्ट कीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। कनेक्टिविटी बूस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स को जो मारा जाता है फूड पर्पजेज़ के लिए, इसके लिए प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो नई और डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए। नेक्स्ट, डोमेस्टिक स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री को एनकरेज किया जाए एज कंपेरिजन टू इंटरनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाए ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और ज़्यादा रिसर्च हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, जो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए
अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए जाएं और उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में नई टेक्नोलॉजी को अपडेट भी किया जाए। लास्ट पॉइंट फिर से स्किल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है। तो ये हमने कुछ सजेशंस डिस्कस किए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। अब ये कुछ स्कीम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। संपदा योजना आपको याद होगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये काफ़ी सारी स्कीम्स को कंबाइन करके चलाई गई थी। मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, ये सारी स्कीम्स पहले चल रही थी, तो इनको कंबाइन करके एक स्कीम में डाल दिया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है इसको लिबरलाइज कर दिया गया है। अब ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI अलाउड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। लास्ट में बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। देखो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का स्कोप है कि ये लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं और मालन्यूट्रिशन की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को इस प्रकार से डेवलप करने की आवश्यकता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का फ़ायदा हो और दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी। तो इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग जागरूक हों न्यूट्रिशन के बारे में और फूड जो अवेलेबल हो वो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, क्वालिटी अच्छी हो और सेफ भी हो फूड। तो इसमें देखो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में विभिन्न स्टेक होल्डर्स को भी इंक्लूड करने की आवश्यकता है, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स, एकेडमिया, इंडस्ट्री बॉडीज, गवर्नमेंट, जनता, सबको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें सफल बनाने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।